आज का हमारा पॉडकास्ट थोड़ा अलग है क्योंकि हम जिस फाउंडर की स्टोरी कवर करने वाले हैं उनने 2019 में पूरा स्टार्टअप क्लोज होने के बाद बहुत अच्छे वे में बहुत कमबैक किया है। तो हम वेलकम करते हैं प्रबल जैन का। हाय प्रबल, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे आपकी क्या जर्नी रही है 2019 में, आपकी चीज़ें क्लोज होने के बाद आपने फिर से बहुत अच्छे वे में स्टार्ट करी है। तो आप थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, मैं थोड़ा बताता हूँ कि मैं विदिशा ज़िले में गांव आता है मुरारिया, वहाँ से हूँ। 2010 में मैं 12th मतलब मेरे वहीं से घर से करके यहाँ पे आया था इंजीनियरिंग के लिए। पहले मैंने आईटी की प्लानिंग किया कि यार मैं किसी आईटी में तैयारी करता हूँ और अच्छे कॉलेज में जाऊँ, बट वो नहीं हो पाया। बट ये हुआ है कि मुझे मेडिकेप्स कॉलेज मिला और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। पहले सोचा था कि किसी अच्छी कंपनी में जाके काम करूँगा, पर मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था और मुझे सिंगर बनना था। उसमें भी ट्राई किया मैंने काफ़ी कुछ, बट वो भी वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया। पर एक चीज़ हुई, जब कॉलेज में इंजीनियरिंग की तो नेटवर्क अच्छा बना। काफ़ी जूनियर्स थे, मेरे सीनियर थे या मेरे साथ वाले थे, सबसे अच्छी बातचीत रही। एक नेटवर्क बन पाया और वही नेटवर्क मुझे लगता है कि बाद में जब मैंने सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट किया तो आई थिंक काफ़ी हेल्प हुई। और जब मैं कॉलेज में था थोड़ा बहुत मैंने म्यूज़िक में ट्राई किया। फिर वहाँ पे एक फेस्ट होता है मूनस्टोन के नाम से, जिसमें बहुत अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो धीरे धीरे फर्स्ट टाइम में मुझे मौका मिल गया एक इवेंट हेड का। तो मैं जब इवेंट मैंने वहाँ पे लीड किया तो मैंने और चीज़ें समझी और मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसा लग रहा था यार हाँ, इस फील्ड में अगर कुछ हो पाए तो मज़ा आ जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, पहले एक इवेंट कंपनी बनाई थी PNP एंटरटेनमेंट के नाम से, वो भी नहीं चल पाई कुछ इस कारण से। बट कुछ लोगों का नेटवर्क था और कुछ आर्टिस्ट मेरे साथ कनेक्टेड थे, खास करके म्यूज़िक वाले, क्योंकि मैं उस फील्ड में ही था। तो 2017 में मैंने स्टार्ट किया, एक इंदौरी आर्टिस्ट के नाम से पेज बनाया 2017 एंड में, आई थिंक अक्टूबर में जब मैंने क्रिएट किया। और 2018 में हम लोगों ने आर्टिस्ट को प्रमोट करना शुरू किया, कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। तो इंदौरी आर्टिस्ट की एक शुरुआत बोल सकते हैं कि 2018 से हम लोगों ने शुरुआत की, जहाँ पे हम लोगों ने पहले शुरुआत में तो मेरे जो कनेक्ट में थे आर्टिस्ट उनको प्रमोट किया, उनके थ्रू बाकी लोग कनेक्ट होते गए। कोरियोग्राफर कनेक्ट हुए, एंकर कनेक्ट हुए, डीजेस हुए, स्केच, पेंटिंग, सभी तरह की आर्ट फॉर्म के लोग हम लोगों से कनेक्ट होते गए और इंदौरी आर्टिस्ट बना। हमारे सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट कनेक्ट होते गए, उस टाइप के वो फॉलोअर्स आते गए। धीरे धीरे करके करीब 22,000 फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हुए। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ है कि जैसे मैं सुबह उठा, पता चला कि पेज हमारा गायब हो गया है, रात को चला गया था। तो बहुत देर तक तो विश्वास भी नहीं हुआ कि अरे यार पेज कैसे जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जब शुरू किया था तो यही एक चीज़ थी जिससे कि हमारा नेटवर्क और अच्छा बन रहा था। उस पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज़ से भी फॉलो कराया था, वो लोग फॉलो करते थे, इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट, काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे थे। और हमारे लिए उस टाइम पे बस यही था कि बस यही है हमारे लिए जो भी है, और अचानक उसका चले जाना तो बड़ा मुश्किल होता है उन सब चीज़ों को, कि अगर आपने इतने समय में कोई चीज़ बनाई है और अचानक वो चीज़ चली जाए, जिसको आप फ्यूचर देख रहे हो कि यार इसके कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो पर ये था कि इतने सारे आर्टिस्ट हम लोगों से कनेक्ट हुए और कुछ एक्टिविटीज़, इवेंट शुरू करा दिए थे हम लोगों ने कुछ ब्रांड्स के साथ में, जहाँ पे आर्टिस्ट को काम भी मिलना स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ बड़ी मोटिवेट करती थी मुझे कि आर्टिस्ट को प्रमोट करना और आर्टिस्ट को थोड़ी रिस्पेक्ट देना और आर्टिस्ट को कुछ काम दिला पाना। मतलब पहले ऐसा था कि मैं खुद ही सर्च कर रहा था कि यार मेरे को कुछ अच्छी जॉब मिल पाए, पर मुझे समझ में आया कि मैं दूसरे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो ये मतलब मुझे इस बात से मतलब बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए। तो आर्टिस्ट तो कनेक्टेड थे, पेज भला चले गया था, पर लोगों का सपोर्ट था, आर्टिस्ट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हमने फिर नया प्लेटफॉर्म ज़ीरो से स्टार्ट किया। ये जो अभी हमारा पेज है, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा सेकंड पेज है, जो 2019 में ही हमने क्रिएट किया वापस से। और इस पर भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, बट पहले जो था मतलब पूरा फोकस उस पर था। जब ये दूसरा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया तो हमने सोचा कि यार अब हम लोग इवेंट्स भी ज़्यादा करेंगे, काम भी ज़्यादा करेंगे,
तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से ज़्यादा कॉर्पोरेट से, जितने जहाँ गवर्नमेंट पे, सब जगह हमने ट्राई किया कि हम लोग बात कर पाएँ और हमारे कलाकारों को हम लोग काम दिला पाएँ। तो इस तरीके से हमने वापस से पेज बनाया और सभी आर्टिस्ट के सपोर्ट के कारण वापस से आज हम लोग 30,000 फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हैं, करीब 1,58,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हैं। तो एक चीज़ और समझ में आई उसके बाद कि ठीक है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ठीक है, बट अगर आप काम करते हो तो लोग आपके साथ रहते हैं। तो अब इतना डर नहीं रहता है कि प्लेटफॉर्म अगर सपोज सोशल मीडिया नहीं भी हो तो हम लोग फिर भी काफ़ी काम कर सकते हैं। आर्टिस्ट का सपोर्ट बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या रीज़न था, मतलब जैसे आपने बोला पेज चला गया, तो क्या रीज़न था कि एकदम से ही पेज चला गया? ये एक्चुअली कॉपीराइट का नहीं पता चल पाता है। सपोज कोई सिंगर गाना गा के डाल रहा है तो हमें नहीं पता है वो मतलब किस लेवल का है, सारेगामा का है, टी सीरीज का है, उस पर कॉपीराइट दे देते हैं कई बार। तो उस टाइम पे 19 में रखते हैं। हाँ, इतना ध्यान नहीं रखते हैं। और उस टाइम पे 19 में आई थिंक सारेगामा जो लेवल है उसके कॉपीराइट के कारण हमारा पेज चला गया, जो कि अभी तक नहीं आया है। हमने कुछ मेल भी डाले हुए हैं, बट फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब नया पेज बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं और लोगों के सपोर्ट के कारण वापस से हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अच्छा, तो अभी आपकी कितने आर्टिस्ट की टीम है, मतलब कितने आर्टिस्ट जुड़े हैं अभी आपके साथ? ऐसे देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। हम लोग जिनके साथ इवेंट्स करते हैं वो बहुत सारे, तो ऐसे करीब 25,000 के आसपास आर्टिस्ट का डेटा है, जिनमें से करीब 10,000 लोगों को हम लोग लगभग स्टेज दे चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात होती है, 10,000 लोगों का, मतलब उनके लिए तो ड्रीम होता है ये। तो आपको कैसा लगता है, मतलब आर्टिस्ट होते हैं काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत अलग होती है, तो जब मल्टीपल डोमेन के लोगों से मिलते हैं तो क्या कॉमन चीज़ होती है आपको जो लगती है सब आर्टिस्ट में होती है? आर्टिस्ट में मतलब एक चीज़ ये रहती है कि वो पैसे से ज़्यादा मतलब उसको चाहिए रिस्पेक्ट थोड़ी चाहिए, और उसको उसकी क्रिएटिविटी में बड़ा मज़ा आता है, उसमें बड़ा टाइम देते हैं वो। कई बार वो टाइम वेस्ट भी होता है उनका। जैसे मैं कुछ थिएटर वाले लोगों को जानता हूँ, तो वो थिएटर में इतनी मेहनत करते हैं कि वो सब भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक सभी फील्ड में, चाहे आर्टिस्ट की जितनी भी कैटेगरीज हैं, मैंने सब में देखा है कि जो लोग, एक जुनून होता है उनके अंदर कि भाई ये मुझे करना है, और वो करते हैं। जैसे हम जनरल फॉर्म में बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कर पाते हैं उसकी चीज़ों की। अगर हम फैमिलीज़ की भी बात करें तो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो आपके नेटवर्क में जो आर्टिस्ट है वो भी इस तरीके की चीज़ें फेस करते होंगे, तो कैसे कम बैक करते हैं उन चीज़ों पे? बिल्कुल, देखिए पहले इतनी सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ से अगर हम लोग 15-20 साल पहले भी देखें तो अगर आप कोई बोलता है कि मैं सिंगर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, कोरियोग्राफर बनूंगा, तो घर वाले सोचते थे यार कि मतलब क्या ही हो जाएगा उसमें, और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। और अब जैसे कि मैं तो एक बहुत छोटी जगह से हूँ, तो वहाँ तो और बिल्कुल सोच भी नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में। वो तो मैं यहाँ पे आया, कॉलेज में था, इन लोगों से मिला, एक नेटवर्क में उस तरीके के लोगों के बीच में आया, शायद इस कारण से मैं ये सब कर पाया। अगर मैं वहीं होता या उस बीच में होता तो बहुत मुश्किल था शायद इन सब चीज़ों में आना। और जैसा कि आपने बोला कि इसके लिए घर वाले, तो उन्होंने जिस तरीके से देखा है शायद वो उसी तरीके से आपको बता पाएंगे। मैं उनको भी एकदम गलत नहीं बोलूँगा कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्टिस्ट के लिए। आज वही आर्टिस्ट उनका कंटेंट क्रिएट करके क्रिएटर बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो एक मोनेटाइजेशन उनका इस सोशल मीडिया से ही हो जाता है। सेकेंड, वो अपनी आर्ट के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और आर्टिस्ट मतलब आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चेंज लेके आ सकते हैं वो आज के आर्टिस्ट और क्रिएटर मतलब काफ़ी बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें एआई टूल्स की, तो हमने देखा है कि कुछ टूल्स आर्टिस्ट की वॉइस में ही गाना क्रिएट कर देते हैं। चैट जीपीटी पूरा अगर आपने उसे प्रॉम्प्ट दिया है तो वो गाना लिख देता है, कुछ टूल्स उस वे में उसे गा देते हैं। तो इसमें आप क्या एज एन आर्टिस्ट आपका क्या थॉट है, मतलब ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करेगी इस फील्ड को? अगर हम लोग उन टूल्स को यूज़ करना नहीं सीखते हैं, हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखते हैं थोड़ी सी, और एआई टूल्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे काम को अफेक्ट करेगा। मतलब जो अभी आज हमें काम मिल रहा है उतना काम नहीं मिल पाएगा अगर। तो
इस वीडियो के माध्यम से आर्टिस्ट से भी मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इन टूल्स को यूज़ करना सीखें और समझें, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी अभी मतलब आई थिंक आपका जो प्रोडक्शन है, आप जितना काम बना सकते हो, जो आप 24 घंटे में कर सकते हो काम, या आप कंपोजिशन करते हो या गाने लिखते हो, तो टूल्स के माध्यम से और जल्दी आप कर सकते हो फिलहाल की कंडीशन में। और जैसे जैसे आई थिंक ये जब AI जब और भी अपग्रेड होगा और मैच्योर हो जाएगा, तो तब भी हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आज सीख रहे हैं। बिल्कुल। बट अगर हम लोग आज नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली ये आर्टिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम तो देगा। अच्छा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग ऐसा देख रहे थे, एक वर्कशॉप देख रहे थे, उनमें उन्हें पूरा हमें फ्लो दिखाया था, किस तरीके से आप गाना लिख सकते हैं, किस तरीके से किसी भी सिंगर की आवाज़ दे सकते हैं। तो उस टाइम पे ये थॉट था कि अगर कोई टूल कोई एक प्रॉपर गाना बना दे रहा है, एक सॉन्ग रिलीज़ कर दे रहा है, तो फिर आर्टिस्ट को ये चीज़ें ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एक चीज़ ठीक है, लेकिन जो चीज़ें चलती जाएंगी और टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज़ है वो ख़त्म कर देगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सिंगर्स की भी और डांसर की भी, तो AI उनको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डांसिंग एक आर्ट है, वो AI नहीं ले पाएगा। तो इसके अलावा और कौन से डोमेन है जो आपको लगता है सिंगिंग के अलावा जो AI की वजह से अफेक्ट होंगे? आई थिंक स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर हो गए, और मैंने कुछ टूल्स ट्राई किए, मेरे को नाम तो याद नहीं, बट लोगो भी क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। आई थिंक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं उनके लिए भी, और मुझे लगता है ये जो क्रिएटिव फील्ड है सब में AI आ चुका है, और सबसे बेटर यही है कि ये अफेक्ट तो सभी को ही करेगा। आई थिंक आर्टिस्ट की फील्ड में भी, मुझे लगता है और भी चीज़ों में भी, फोटोग्राफी का भी आप उसको कुछ ऐसा हम लोग देते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ बना के दो, तो वो बना के दे देता है। तो आई थिंक ये क्रिएटिव फील्ड में सभी में थोड़ा सा इफेक्ट तो है इसका, पर हम अगर सीखेंगे तो आई थिंक हम लोग बेटर कर पाएंगे, और फिर कोई डर नहीं है इसमें कि हमारी जॉब को खतरा है, हम लोग जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं उसके लिए कोई खतरा रहेगा। अच्छा, जैसे आपने इतने आर्टिस्ट की स्टोरी आप कवर करते हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल भी, आप बहुत लोगों की स्टोरीज कवर करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट से बात करते हैं, तो कोई ऐसे आर्टिस्ट है जिसको आपने जीरो से देखा है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में? बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, मतलब एक टाइम पर मतलब कुछ भी उनको समझ में नहीं आता था यार इस फील्ड में हम लोग कैसे काम करें, पर वो आज उनके फॉलोअर्स देखेंगे तो वो भी मिलियंस में है, और कमर्शियल अगर बात करेंगे तो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसे एक शिखा शर्मा है जो कि आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने एक टैलेंट शो रखा था राइजिंग कलाकार के नाम से, तो उसमें आई थी वो, तो तब बहुत बेसिक काम कर रही थी और उस फील्ड में ग्रो करना चाह रही थी, बहुत मेहनती थी और काफ़ी मतलब मेहनत करती थी उन सब चीज़ों पे। देखते ही देखते अचानक से उसके वीडियोस वायरल होने लग गए, उसके करीब 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम पर है और यूट्यूब पर भी 8-9 मिलियन है, और अच्छा खासा आज काम कर रही है। तो हम लोग भी इंस्पायर होते हैं ऐसे आर्टिस्ट को देख के। तो इंदौरी आर्टिस्ट को, जैसे आपने बोला कि पेज चला गया था, क्या इंस्पिरेशन थी, आई थिंक इन सभी शिखा, सिर्फ एक शिखा का एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन भी उन्होंने स्टार्ट किया है और बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा स्वच्छ इंदौर की अगर हम बात करें तो उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका? देखिए, हम लोग स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 आ चुके हैं। मैं आई थिंक जब हम लोग 4 बार नंबर 1 आ चुके थे, 5वीं बार चल रहा था, तब टैगलाइन थी स्वच्छता का पंच। तो जब मैं वहाँ पे निगम में जाके मिला, वहाँ पे उस टाइम पे कमिश्नर हमारी प्रतिभा पाल मैडम थी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, यार प्रबल, आप हमारी कैंपेन को कैसे अच्छे से प्रमोट कर सकते हो जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए, और हमारे सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं होता है कि लोग कचरा ना करें, इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जैसी बात हुई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव होते हैं। इन सब इनिशिएटिव को लोगों तक पहुँचाएं और वो उनको एग्जीक्यूट करें। तो हम लोगों ने उस टाइम पे एक मोइरा सरिया के साथ और नगर निगम के साथ एक कोलैबोरेट करके हमने एक वैन चलाई थी, स्वच्छता बैंड ऑन व्हील्स। मतलब उसमें उस वैन में एक बैंड था हमारा, जो कि चलता फिरता बैंड था, जगह जगह जाता था, परफॉर्म करता था।
अब इस आर्ट के माध्यम से लोग भी हम लोगों से कनेक्ट होते थे। जैसे कि हम लोग कहीं पे गाना गा रहे हैं तो वो लोग सुनते थे, फिर हम लोग उनको बताते थे कि इंदौर में 6 प्रकार से कचरे को अलग किया जाता है। तो जितने इनके इनिशिएटिव थे हम लोग सोशल मीडिया पे तो ठीक ही है, पर डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते थे लोगों से, और जो उनके इनिशिएटिव होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से बताते थे। जब ये बताया 1-1.5 साल हम लोगों ने काम किया, इसके बाद उन्होंने सोचा, मतलब मुझे शायद इस काबिल समझा कि स्वच्छ इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। तो इस कारण से मैं ब्रांड एम्बेसडर बन पाया, और आज इनके जितने भी इनिशिएटिव होते हैं तो इस आर्ट के थ्रू हम लोग उनको प्रमोट भी करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। हमने कुछ गाने भी बनाए हुए हैं। हमने एक गाना बनाया था, मैं हूँ झोलाधारी, तो वो गाना भी अच्छा पॉपुलर चला। उसमें कुछ अच्छे क्रिएटर्स को भी हम लोगों ने लिया था। उसमें ओ इंदौरी ने लीड रोल किया था, वॉइस स्टूडियो ने पूरा उसको स्क्रिप्ट और शूट किया था। इस तरीके से हम लोग इन आर्टिस्ट के साथ जुड़ के कई सारे इनिशिएटिव लेते हैं और रेगुलर काम करते हैं। अगर हम इंदौर की बात करें, आर्टिस्ट फॉर्म में अगर हम इंदौर की बात करें, तो पहले उतना नहीं था, मतलब 3-4 साल पहले उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। लेकिन अगर हम आज देखें तो बहुत सारे फेमस नेम हैं जो इंदौर से उठ के आए हैं। तो इंदौर की ऑडियंस को लेके, इंदौर के जो कलाकार होते हैं उनके बारे में आपका क्या थॉट है? इंदौर में मतलब और किस तरीके का पोटेंशियल है इन चीज़ों को लेके? इंदौर, देखिए, इंदौर स्वच्छता के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मतलब नाम बढ़ गया है। इस साल देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस हमारे इंदौर में हुआ, G20 हुआ, अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे आ रहे हैं और क्रिएटिव लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था इंदौरी आर्टिस्ट, तब मैं कुछ ही आर्टिस्ट को जानता था, 15-20, पर जब धीरे धीरे देखा तो बहुत सारे लोग हम लोगों से कनेक्ट होते गए और उन लोगों को भी लगा कि यार कोई प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो कि उनको उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कुछ तो बहुत पहले से ही थे, तो हमने कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं किया, सबको एक साथ लेके आए, हम लोगों ने सबको कनेक्ट किया और कहीं ना कहीं उन लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि यार किया जा सकता है काम। क्योंकि जब वो आपस में ही देखते हैं कि यार ये अच्छा काम कर रहा है और अब आज यहाँ पे था और कल बहुत अच्छा ग्रो हो गया, तो उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी मोटिवेट होते हैं। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ के आर्टिस्ट में, क्योंकि इंदौर, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल कैपिटल भी है मध्य प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, एग्जैक्ट नहीं पता, पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मध्य प्रदेश में हमारे इंदौर की ही है। यहाँ पर बाहर के लोग भी काफ़ी यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो नो डाउट पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बट आर्टिस्ट भी अगर देखें हम लोग, इन्फ्लुएंसर भी देखें पूरे मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो हमारे इंदौर का ही है। जब हम लोग देखते हैं कि यार भोपाल में उतने इन्फ्लुएंसर हैं कि नहीं है, या जबलपुर में है या नहीं है, तो हमें उतने कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक क्रिकेट लीग कराते हैं, हमने क्रिकेट लीग किया था इन्फ्लुएंसर्स का, 10 टीम थी, 11-11 लोग थे, मतलब 110 तो इन्फ्लुएंसर ही हो गए थे, जबकि उसमें बहुत सारे लोग बच गए थे। तो कितने तो यहाँ पे क्रिएटर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। एक तरीके से ये हब है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट की जा सकती है, जिससे कि आर्टिस्ट को, क्रिएटर्स को और यहाँ के लोगों को, सभी को एम्प्लॉयमेंट और अच्छा काम मिल सकता है। अच्छा, तो इंदौरी आर्टिस्ट आपने नाम रखा आपके चैनल का, तो ये स्पेसिफिक इंदौर की ऑडियंस के लिए है, मतलब किस तरीके से आपने स्टार्ट करी थी और क्या फ्यूचर प्लान है इसको लेके? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा मोटिव था कि मैं पहले इंदौर के लोगों को कनेक्ट कर लूँ। मैंने इसलिए नाम रखा था इंदौरी आर्टिस्ट। पर जब ये स्टार्ट किया तो हम लोग बाहर भी काम करने लग गए थे, तो मतलब तब से प्लान तो था कि इसको हम लोग इसी नाम को कंटिन्यू रखें, पर इसी नाम से बाहर भी काम करें। स्टिल वो अभी कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है, इंदौरी आर्टिस्ट, जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग बाहर भी काम करते हैं। और अभी कुछ और भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी भी हम लोग मैनुअली आर्टिस्ट से डील करते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनुअली, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग ब्रांड्स को भेजते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक टेक प्लेटफॉर्म बेटर करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड हमारी चीज़ें हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाएं, और जिससे कि आर्टिस्ट को भी बहुत जल्दी से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म भी और अच्छे से काम कर पाए, और ब्रांड्स के लिए भी इजी हो पाए कि फटाफट यहाँ से रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर कोई आर्टिस्ट है और वो स्टार्ट करना चाहता है चीज़ें, उसे पता नहीं है, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकता है, मतलब किसी भी फील्ड का हो वो? अभी तो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट कर सकता है, बट हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग टेक पे काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे थे, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उसको, बट अभी हम लोग
और ट्राई कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको निकालें। एक सपोर्ट टीम भी हमारी बनाए जिसमें कि जितने भी आर्टिस्ट की इंक्वायरीज आएँ और उनको जिन फील्ड में काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अभी तक तो जनरली हम लोग उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते थे और जो भी ब्रांड्स या लीड्स आते थे उनको डायरेक्ट उनको वहाँ पे हम लोग एसोसिएट करा देते थे। अब ये है कि अगर वो इस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको सही तरीके का गाइडेंस हम लोग देने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कहाँ से वो सीख सकते हैं। सपोज कोई एक्टिंग करता है तो कहाँ से वो एक्टिंग अच्छी सीख सकता है, कैसे उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी बनाए ताकि फटाफट वो मतलब थोड़ा मोनेटाइज कर पाए उसके टैलेंट को। मतलब कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि यार मैं इस फील्ड में कमाऊंगा कैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं या तो वो पार्ट टाइम जॉब देखते हैं कि मेरी जॉब चलते रहे और साइड में मैं ये करते रहूं, और उनके लिए सबसे अच्छा लगता है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ उसी में अगर मुझे जॉब मिल जाए या मेरा इतना काम हो जाए कि जो मैं जॉब में कमा पाता था वो अपने आर्ट में ही कर पा रहा हूँ, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उन लोगों को कि यार हम लोग इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। मैंने इंदौरी आर्टिस्ट शुरू करने के बाद एक इवेंट किया था, तो फर्स्ट इवेंट में 1200 रुपये कुछ हमें मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो वो चीज़ इतना मतलब अब वो इतना तो नहीं था कि एक जॉब में जो हमें मिलता है 10-15 हज़ार की सैलरी हो पा रही थी, बट महीने भर में जो कुछ समय की मेहनत के बाद 1200 रुपये कमाए थे, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि यार जो मैं करना चाह रहा था, एक स्टार्टअप आर्टिस्ट के लिए काम करना चाह रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अर्न हो रहा है। और ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती गई, धीरे धीरे हमने और काम किया। तो उसके कारण आज जो मेरा मोटिव था कि मैं कोई ऐसा स्टार्टअप आर्टिस्ट के लिए चलाऊं जो जिसके लिए मुझे जॉब ना करना पड़े, मैं इसी से अपना काम चला पाऊं, तो वो शायद मैं आज अच्छे से कर पा रहा हूं। और अब नेक्स्ट मेरा मोटिव ये है कि मुझे तो ठीक है करना ही है जितना मैं कर सकता हूं, पर आर्टिस्ट के लिए मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस दिला पाऊँ कि वो अपनी उस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना जॉब में मिल सकता है, शायद उससे ज़्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर हमारी ऑडियंस में कोई आर्टिस्ट है, वो चाह रहे हैं गाइडेंस चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं, तो प्रबल से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो एक क्वेश्चन है प्रबल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, अगर हम कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो रील बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वैल्यूबल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन रील वाले कुछ लोग हैं बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन चीज़ों में? और अगर जो रील वाले लोग हैं या लॉन्ग कंटेंट वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अपना बिजनेस मोनेटाइज कर सकते हैं? जो रील वाले हम लोग देखते हैं कि जल्दी पॉपुलर हो गए, तो आई थिंक उनके साथ एक चीज़ है कि वो कंटिन्यू कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये उनके साथ सबसे प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने मुझे लगता है डेली कंटेंट डाला होगा, और कभी कभी तो 2-2 3-3 डाल दिए होंगे दिनों में। तो अब क्या होता है कि जब आप बहुत सारा कंटेंट डालते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर महीने भर में आपने 30 वीडियोस डाले तो उसमें एक आध वीडियोस कोई वायरल हो गए, जिसके कारण आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हो गए या फॉलोअर्स अच्छे हो गए इंस्टाग्राम पे, तो उन्हें लगता है कि अरे मेरे अच्छे हो गए, और वो उस पर काम करते जा रहे हैं। इस कारण कुछ लोग आज क्रिएटर बन गए हैं सिर्फ रेगुलर काम करने के कारण, और उन्होंने आज से बहुत समय पहले स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने सीखने में बहुत टाइम दिया। अब जैसे कि कुछ थिएटर ग्रुप हैं या एक्टिंग सीखते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा। मतलब उनके लिए ऐसा है कि यार सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर डिजिटल एक्टिव होना थोड़ा सा वो कम प्रेफर करते हैं, या डालते भी हैं तो महीने में एक आध डाला, 15 दिन में डाला। कैसे डालना है, किस तरीके का वीडियो दिखना चाहिए, थंबनेल कैसा हो, हैशटैग क्या हो, क्या कैप्शन लिखे, तो वो उनको नॉलेज नहीं रहता है। का फर्क पड़ता है क्या इसमें जब हम कंटेंट पुश करते हैं सोशल मीडिया पे? आई थिंक वो टेक बैकग्राउंड से आप हैं तो आई थिंक पड़ता ही होगा। अगर अब अगर हम लोग रात को 3 बजे डालेंगे तो आई थिंक सब सोच रहे होंगे तो नहीं देखेंगे। तो डेफिनेटली टाइमिंग का तो फर्क पड़ेगा ही, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक्टिव रहें, और जो लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं वो एक्टिव होना चाहिए। अब मतलब मैंने अभी देखा कि कुछ अच्छे आर्टिस्ट जिन्होंने 1 महीने में थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से काम किया, वीडियो ठीक ठाक बनाया और रेगुलर स्टार्ट किया, 1 महीने के अंदर उनके फॉलोअर्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन 5 लाख तक मैंने देखे कि इतने अच्छे बढ़ गए हैं। तो आर्टिस्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि उसने सीखा भी है। वहीं पे अगर कोई कुछ भी उठा के डाल रहा है तो आई थिंक वो
बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि चलेगा। कुछ समय के लिए ठीक है, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टार्ट किया और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो वो अपनी स्किल्स को थोड़ा सा सीख के और अच्छा बेटर कंटेंट डाल सकते हैं, ताकि मतलब कंटेंट ऐसा हो कि सोसाइटी के पास कोई मैसेज जाए, देखे, सीखे, समझे, ऐसे कुछ कंटेंट होना चाहिए। बाकी जो आर्टिस्ट सीखे हुए हैं, जिन्होंने काम किया है, तो उनको ज़रूर सोशल मीडिया पे आना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल। तो इसमें आपका मतलब क्या थॉट है लॉन्ग कंटेंट और शॉर्ट कंटेंट को लेके, कौन सा ज़्यादा वैल्यूबल रहता है? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर हमें फटाफट स्क्रॉल करना है तो शॉर्ट कंटेंट है, और अगर हमें कुछ सीखना होगा या डेफिनेट मतलब थोड़ा सा समझनी होंगी चीज़ें, तो लॉन्ग कंटेंट पे देखना पड़ेगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट में भी मिल जाती है, पर अगर थोड़ा डिटेल में आपको जाना है तो लॉन्ग कंटेंट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर से हम इंदौरी आर्टिस्ट पे आते हैं और इंदौर पे आते हैं। तो इंदौर की आपको क्या ऐसी खास बात लगती है, इंदौर के लोगों में, यहाँ के आर्टिस्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सबसे अच्छा तो ये है कि मैक्सिमम लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं, और मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आप नेटवर्क बड़े अच्छे से और आसानी से उन लोगों के साथ बना सकते हो। बड़ा अच्छा व्यवहार है कि यार चलो ठीक है, ये काम है, वो तैयार भी होते हैं कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा। मतलब हेल्पिंग लोग ज़्यादा लगे मुझे यहाँ पे, कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। मैंने लोगों के लिए, जब मेरे इंदौरी आर्टिस्ट का जो लोगो है, तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया तो उन्होंने मेरा लोगो बनाया। कुछ लोगों को वेबसाइट के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने वेबसाइट बहुत ही कम कॉस्ट में डिज़ाइन करके दी। आर्टिस्ट से कनेक्ट नहीं थे तो आर्टिस्ट ने बोला कि हम लोग आपके लिए तैयार हैं, तो कुछ काम करना हो तो हमें बताओ। तो इस कारण से इंदौरी आर्टिस्ट यहाँ पे बन पाया। और सेम चीज़ मुझे लगता है और भी चीज़ों में भी है, जब आपको कुछ ज़रूरत होती है। अब जैसे जनरल यहाँ पे आप देखोगे कि रास्ते में आपको कोई जगह नहीं मिल रही है और आप किसी से भी पूछोगे तो वो व्यक्ति आपको या तो भाई मतलब 2 मिनट ले लेगा आपके, कि रुको मैं बताता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे जाना है, ये करना है। और कुछ लोग तो आपको साथ में वहाँ तक छोड़ने भी जा सकते हैं। तो इतने बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी काम करना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में काम करना बड़ा आसान है। इंदौर में तो आसान है, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया तो हमारा भी सेम फीडबैक रहा है यहाँ के लिए। तो अगर हम क्लोजिंग करें चीज़ों की, तो आप क्या फाइनल आउटपुट्स हैं, आपकी थॉट है जो आप किसी भी आर्टिस्ट को देना चाहते हैं कि यार अगर वो किसी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अप्रोचेस नहीं मिलती, कुछ लोगों को स्टेज नहीं मिलता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? क्या पॉइंटर्स है आपके दिमाग में? जैसा कि अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने पूछा भी था, वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग भी होगा और लोगों को लग भी रहा है कि यार ये क्या नई चीज़ आ रही है। तो मुझे भी, आपको भी और सभी आर्टिस्ट को भी इसको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके साथ ही रहना है। क्योंकि जॉब चेंजेस होंगी, मतलब चेंज तो आएगा, ये मतलब 100% है। अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये नहीं पता, पर अगर हम लोग आज उस पर थोड़ा सा सीखें तो वो हर फील्ड में काम आएगी आर्टिस्ट के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि आर्टिस्ट अगर आप बनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप उस पर सब चीज़ों पे काम करें, पर साइड में इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर सीखते रहें, ताकि आपको पता चलते जाए कि ये मतलब AI आ रहा है, तो हम लोग इससे थोड़ा सा मतलब परिचय मतलब हो पाए। तो ये हमारा पॉडकास्ट पूरा आर्टिस्ट के रिगार्डिंग था, इंदौर के बारे में था कि क्या है यहाँ पे, क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ें हैं। और अगर हम प्रबल की बात करें तो इनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहा है। और अगर एक आर्टिस्ट हैं आप और आप चाह रहे हैं कि आपको स्टेज नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको उस तरीके का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम इनका email ID कैप्शन में डिफाइन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।